हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी शॉर्ट्स। और हम लोग विजन करंट अफेयर 7 मई का देखने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके बाद आएगा। ठीक है, तो बने रहिए। ठीक, देखिए आज जो है, आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें हैं, अच्छी बुरी खबरें हैं। ठीक है, और अच्छी अच्छी ही कहेंगे। ठीक, खैर पहला जो खबर है वो बहुत ही दिलचस्प है। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक जमानत याचिका की सुनवाई कर रही थी। तो उसी दौरान जो है उन्होंने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि देखिए भैया, आभासी मुद्रा जो है, जिसको वर्चुअल करेंसी कहते हैं या फिर डिजिटल करेंसी कहते हैं या क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, तो उसको लेकर हमारे देश में अभी तक कोई जो है साफ कानून नहीं बना है। ठीक है, तो इसको लेकर सवाल भी उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा है कि भाई क्यों नहीं बना। देखिए, तो इसी क्रिप्टो करेंसी और हवाला हवाला का भी जिक्र किया उन्होंने। तो क्रिप्टो करेंसी और हवाला को लेकर हम लोग बात करेंगे कि क्या गठजोड़ है, क्या चीजें हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, हवाला क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। देखिए, सीधी भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है। जैसे आपके जेब में पैसा होता है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में, जैसे डॉलर होते हैं फिजिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में, मतलब इसको मतलब छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ देख सकते हैं, वो भी कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे। ठीक है, ऑनलाइन दुनिया में डिजिटल करेंसी होती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। अब ये ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी। देखिए, इसको ना, ब्लॉकचेन को आप खुली डिजिटल खाता बही समझ लीजिए। ठीक है, खुला हुआ मतलब जिसको सब देख सकता है लेकिन छू नहीं सकता, पा नहीं सकता, पता नहीं है कि किसका पैसा है। ठीक है, वो क्रिप्टो करेंसी किसका है। ठीक, बेसिकली ये बात है, क्योंकि वो इंटरनेट की दुनिया पे है। आप सिर्फ अपना जो कंप्यूटर खोलेंगे इंटरनेट से, या फिर अपना मोबाइल खोलेंगे इंटरनेट से जोड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्रिप्टो करेंसी है। ठीक, तो जितने भी दुनिया में कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, सब पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक, तो इसमें जो भी लेन देन होता है क्रिप्टो करेंसी में, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगा। उसका एक मतलब डेटा होता है और कोई उसको बदल नहीं सकता, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए खास तरह का सॉफ्टवेयर कोड इस्तेमाल होता है। ठीक, बिटकॉइन और इथेरियम कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इथेरियम और बिटकॉइन। और भी हैं, और भी होंगे, बहुत सारे हैं, न जाने कितने हैं। खैर, तो इसकी जो मुख्य बातें हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको किसी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं रखा जाता, मतलब है ही नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसको मतलब किसी ने बनाया था जापान में, उसके बाद फिर ये ऐसे ही चल रहा है, सिर्फ ब्लॉकचेन पे आधारित है। और जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं वो भी मतलब बहुत ही सीक्रेटली इसको और बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ इसको करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की नॉन फिएट मनी है। ठीक, जिसका अपना कोई असली भौतिक रूप नहीं होता है। ठीक है, मतलब फिजिकल फॉर्म में ये नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी हम लोग समझ गए। दूसरा है हवाला क्या है। अब बात करते हैं हवाला की। ये एक ऐसा तरीका है जिससे एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजा जाता है। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई पैसा भेजना है, ठीक है, लेकिन इसमें बैंक जैसे औपचारिक तरीके इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अपना खाता है, उसको मोबाइल यूपीआई से जोड़ लिया, यूपीआई से पैसा भेज दिया, या आईएमपीएस से, मतलब किसी भी तरह से आरटीजीएस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये जो है हवाला में ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं होती है। इसमें एक हवालादार होता है जो इस काम में मदद करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें पैसे भेजने के तरीके पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि इस बात पर दिया जाता है कि भरोसा जो है वो एक दूसरे पे कितना है। ठीक है, मतलब यहाँ जो हवालादार है दिल्ली के अंदर और मुंबई के अंदर, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है ये भरोसे के ऊपर होती है। तो इसकी जो मुख्य बातें हैं इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से भरोसे पर टिका होता है। जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इसमें असली कैश एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जाता। ठीक है, मान लीजिए दिल्ली में किसी को आपको पैसे भेजने हैं, ठीक है, और मुंबई में कोई हवालादार है, तो दिल्ली वाला हवालादार उस व्यक्ति से पैसे लेगा। ठीक, समझ गए आप कि नहीं समझे? चलिए फिर से समझाते हैं। ठीक है, देखिए, दो हवालादार हैं, एक है दिल्ली में, एक मुंबई में। अब मान लीजिए आपको दिल्ली से पैसा भेजना था मुंबई वाले को, ठीक है, मुंबई में किसी को, तो आपने दिल्ली वाले से कांटेक्ट किया, भाई मुझे पैसे भेजने हैं मुंबई में। ठीक है,
मुंबई वाले दिल्ली वाले ने क्या किया, वो मुंबई वाले को कांटेक्ट किया, किसको, हवालादार को। उस हवालादार ने उस हवालादार को कांटेक्ट किया और जिसको आपको पैसा भेजना है उसको किसी कोड के तहत पैसा दे दिया गया। ठीक है, मतलब आपको एक कोड बताया गया, आपने अपने जिसको भेजना है उसको कोड बताया, फिर वो जाके उस हवालादार को कोड बताया और उस हवालादार ने जो मुंबई में बैठा हुआ उसको एक सर्टेन अमाउंट जो आपने बोला था वो दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह होता है। और जो हवालादार होते हैं बीच में वो आपस में अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। ठीक, अब गठजोड़ क्या है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी और हवाला का गठजोड़ क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, हवाला और क्रिप्टो करेंसी का कनेक्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात उठाई है वो ये है कि हवाला और क्रिप्टो करेंसी के बीच एक गठजोड़ बनता जा रहा है। ब्लॉकचेन में जो नोड्स होते हैं, मतलब जो लोग कंट्रोल करते हैं, उन्हें एक तरह से हवालादार की तरह देखा जा सकता है। ये नोड्स आपसी सहमति और भरोसे से ही पूरे नेटवर्क को चलाते हैं। इन दोनों के गठजोड़ के कारण क्या है, बैंकों से बाहर है दोनों ही, हवाला भी और क्रिप्टो करेंसी भी। दोनों ही चीजें न तो सरकार के नियमों में बंधी है और न ही इनका आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए इनका इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए आसानी से हो सकता है। मतलब कि जैसे टेररिस्ट अटैक करवाना है, ठीक है, पाकिस्तान को या किसी भी देश को कहीं भी, ठीक है, तो अब क्या करना है, अब टेररिस्ट हायर करेंगे या फिर पहले से वहां पे कोई टेररिस्ट है उसको सिर्फ पैसे देने हैं तो और वो काम करेगा। ठीक, या फिर फ्रीलांसर्स होते हैं तो उनको हायर करना है। ठीक है, मूवीज वगैरह में देखते होंगे आप लोग, तो उसमें हायर करना है, तो ये सब जो है ना उनको पैसे हवाला से पहुंचते हैं। ठीक है, हवाला के थ्रू, इसी थ्रू जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बहुत सारी फिल्मों में दिखाया, देखेंगे कोई फिल्म हवाला तो उसमें सीन ऊन होगा। ठीक है, तो समझ जाएंगे, बहुत लोग ऐसे काम करते हैं। तो ये बैंक के मतलब कंट्रोल में नहीं होते या सरकार के कंट्रोल में नहीं होते। दूसरा जो गठजोड़ का कारण है वो है सस्ता होना इसका। इनमें बैंक की तरह भारी कमीशन या करेंसी बदलने का चार्ज नहीं लगता है। तीसरा है पारदर्शिता की कमी। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन तो पब्लिक खाते में दर्ज होता है, लेकिन उसमें किसका पैसा है, किसको भेजा गया, किससे भेजा गया, ये नहीं पता चलता। वही हवाला में तो कोई कागजी कार्रवाई ही नहीं होती है, सब नगद में होता है। ठीक है, यहाँ से बस एक कोड दे दिया, वहां से कोड लेके गया, बात हो गया, बस भरोसे पे होता है। देखिए, इसमें खास कोड का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में सुरक्षा के लिए इनक्रिप्शन कोड इस्तेमाल होता है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और हवाला कारोबारी आपस में गुप्त कोड इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि कोड आपको दे देगा, वो फिर आप कोड अपने वाले को बताएंगे, वो जाएगा पैसा ले सकता है। ठीक है, वो कोड बता के। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर हवाला और क्रिप्टो करेंसी मिलकर काम करते हैं तो गैर कानूनी गतिविधियों को ट्रैक करना और रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए अभी तक कोई साफ नियम क्यों नहीं बनाए गए। ठीक है, तो ये थी क्रिप्टो करेंसी और हवाला के बारे में एक आसान सी जानकारी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रोड सेफ्टी रूल्स। भारत में सड़क सुरक्षा एक नई पहल, एक योजना है। ठीक है, बेसिकली योजना है। ठीक, तो बहुत ही जरूरी विषय है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। भारत में सड़क सुरक्षा, हमारी सरकार, जो हमारी सरकार है उसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के थ्रू एक नई योजना शुरू की है जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 पर आधारित है। ठीक, किस पे आधारित है, 1988 का जो मोटर वाहन अधिनियम है उस पे आधारित है। याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आराम से सुनिएगा, नहीं समझ में आए फिर से सुनिएगा, स्लो करके सुनिएगा, फास्ट करके सुनिएगा, ये सब फीचर यूट्यूब के अंदर है। ठीक, देखिए, ये योजना जो है सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। इस योजना की मुख्य बातें क्या है, कौन होगा इसमें पात्र। ठीक है, अब मान लीजिए कि घायल लोग हैं, अब उसके लिए मददगार मतलब साबित हो सकता है। ठीक है, ये योजना, तो पात्र कैसे होगा वो। ठीक, तो अगर आप किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हुए, मतलब कोई भी हुआ, आप नहीं, हम नहीं, कोई भी, ठीक है, तो किसी मोटर वाहन के इस्तेमाल से अगर सड़क पर दुर्घटना हुई है तो आप इस योजना के तहत मदद पा सकते हैं। कितना कवरेज मिलेगा, अगर मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई है तो कवरेज कितना मिलेगा। देखिए, इसमें जो है जिस दिन दुर्घटना होगी उससे 7 दिन के अंदर अंदर आपको 1.5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा, कैशलेस इलाज मिल सकता है। ठीक है, यानी आपको अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं देना। कौन करेगा ये सब, हर राज्य में एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद होगी जो इस योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाएगी, मुख्य भूमिका निभाएगी। ठीक है,
कौन से अस्पताल शामिल होंगे? सरकार उन सभी अस्पतालों को इस योजना में शामिल करेगी जो ट्रॉमा और पॉली ट्रॉमा की देखभाल कर सकते हैं। इनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जितने भी लिस्टेड अस्पताल है सभी शामिल होंगे। ठीक है, अस्पतालों को पैसे कैसे मिलेंगे? अस्पताल इलाज का दावा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इलाज किया तो उसका दावा करेंगे सरकार के सामने, जिसे राज्य स्वास्थ्य एजेंसी वेरीफाई करेगी और 10 दिनों के अंदर जो है मोटर वाहन दुर्घटना निधि जो है सरकार की, उससे उसको भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो है नजर कौन रखेगा कि ये सब चीजें होंगी? ठीक है, इसका पूरा खाता बही कौन करेगा? ठीक है, इस पे पूरा नजर कौन बनाएगा? इसका ऑडिट कौन करेगा? तो इस पूरी योजना की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव होंगे। ठीक, तो भारत में सड़क सुरक्षा उपायों का महत्व क्यों है, ये भी एक सवाल होता है। ठीक है, देखिए ये जानना जरूरी है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति कितनी गंभीर है। 2022 में लगभग 4.5 लाख, मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं एग्जैक्ट, 4.6 लाख। ठीक है, कितना? 4.6 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई। कब? 2022 में, 2022 का आंकड़ा, जिसमें करीब जो है 1.5 लाख यानी 1.68 लाख लोगों की जान चली गई। दुख की बात यह है कि दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा दुर्घटना होता है। ठीक है, सड़क दुर्घटना। इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वादा किया है कि संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक के तहत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधा कर देंगे हम। ठीक है, 2030 तक। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे कदम उठाना बहुत जरूरी है। सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, सिर्फ ये नई योजना ही नहीं है, बल्कि सरकार सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि सख्त नियम किया है सरकार ने। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 आपको याद है, अगर याद हो, ठीक है, उसमें क्या है कि ट्रैफिक का जो नियम है उसको तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर पॉल्यूशन वगैरह नहीं है तो आपको 10 से 20 हजार रुपया देना पड़ सकता है। ठीक, आपका अगर हेलमेट नहीं है तो 1000-2000 रुपए देने पड़ते हैं, मतलब 2000 से ज्यादा। इंश्योरेंस नहीं है तो 2000-3000 ऐसे भरना पड़ता है। मतलब पहले तो ले दे के छूट जाते थे, अब ये सब नहीं है, सीधे चालान काट देंगे। पॉल्यूशन के तो बहुत भारी चालान है। ठीक है, दिल्ली के अंदर, खैर और जगह कितना है नहीं पता, खैर देख लेंगे। इसीलिए पॉल्यूशन और अपना इंश्योरेंस वगैरह करा के रखेंगे। ठीक है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव नहीं करेंगे और हेलमेट जरूर लगाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भारी जुर्माना लगाया है। नियमों को लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि हर जगह कैमरा लगाया गया है। ठीक है, सड़क किनारे। तो सड़क सुरक्षा की ऑडिट भी की गई। जितने भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके डिजाइन, निर्माण, रखरखाव का जो स्तर होगा, जो सुरक्षा का ऑडिट करना है वो मतलब हमेशा करना होगा, बार बार करना होगा। ठीक है, तो ये जारी कर दिया गया है कि अब आपको ऑडिट करना है इन सब चीजों का। ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया है सरकार के द्वारा। इसे सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा सारा डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। नेक व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाएगा। वैसे व्यक्ति जो किसी भी दुर्घटनाग्रस्त इंसान को, किसी मतलब लोगों को जो है अस्पताल पहुंचाते हैं, तो उनको इनाम दिया जाएगा, न कि उससे पूछताछ किया जाएगा या किसी तरह का पुलिस कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, ठीक। और इनाम भी देखिए, इनाम भी जो है मिलने के जो होते हैं, ऐसा नहीं कि अब कोई मर गया है उसको आप फिर अस्पताल पहुंचाएं, वो सब। देखिए जैसे कि फर्स्ट आवर जो होता है ना, बहुत ही क्रूशियल होता है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, जो 60 मिनट है, वो जो 1 घंटा है, उसमें आप जो अस्पताल पहुंचा देते हैं ना, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का चीज आप करते हैं तो आपको सरकार जो है सम्मानित करेगी। ठीक, तो ये नई योजना और सरकार के दूसरे प्रयास मिलकर भारत में सड़क सुरक्षा को एक नया आयाम देंगे, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, भारत की तरक्की। ठीक है, चलिए देखिए, हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। हाल ही में अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई नाम से एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि एआई हमारे विकास के अगले चरण को कैसे दिशा दे रहा है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें मैं बता देता हूं आपको। भारत की मानव विकास सूचकांक HDI रैंकिंग 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में भारत 130वें स्थान पे है। 193 देशों की जो HDI रिपोर्ट है, HDI याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
ठीक है, इसमें हम लोग 130वें स्थान पे है, सुधर गया है। ठीक है, पहले तो हम लोग और नीचे थे। तो पिछली रिपोर्ट से हमारी रैंकिंग में 3 पायदान का सुधार, 133वें पे थे। ठीक है, 3 पायदान का सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी हम मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में ही है और हमारा एसडीआई स्कोर जो है वो 0.685 है। ठीक है, 0.685। आपको बता दें कि एसडीआई एक इंडेक्स है जो देखता है कि किसी देश में लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर कैसा है। तो सोच लीजिए हमारा जीवन स्तर कैसा है। स्वास्थ्य, शिक्षा की तो क्या ही बात करें। ठीक, अब है जीवन प्रत्याशा। अब जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जीवन प्रत्याशा को भी देख लेते हैं। भारत में लोगों की औसत आयु 2023 में बढ़कर 72 साल हो गई, जो एचडीआई की गणना शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा है। जब से एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना हुई है उसके बाद से 2023 में हमारा जो है 72 साल आयु हो गया कि हम 72 साल तक जीते हैं, औसत आयु जिसको कहते हैं। ठीक है, अब शिक्षा का स्तर क्या है। भारत में स्कूली शिक्षा में बताई गई औसत अवधि अब 13 साल है। ठीक है, जो 1990 में सिर्फ 8.2 साल थी। मतलब भारत में जो स्कूल में बच्चे टाइम बिता रहे हैं पढ़ाई करने में वो अब 13 साल है, जो 1990 में कितना था, 8.2 साल। अब प्रगति के बावजूद चुनौतियां क्या क्या है हमारे ऊपर। ठीक है, हमारे आगे हमने तरक्की तो की है लेकिन कुछ चुनौतियां जो है अभी भी है। राष्ट्रीय आय, ठीक है, दुनिया में हमारी प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग एसडीआई रैंकिंग से 7 स्थान नीचे है। असमानता, आज भी पुरुषों और महिलाओं के बीच काफी असमानता है। लैंगिक असमानता सूचकांक में हमारी रैंकिंग कितनी पता है, 102वीं। याद रखिएगा, रैंक याद रखिएगा, जो ये दिखाती है कि हमारी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम है और कार्यबल में भी उनकी संख्या जो है कम है। दुनिया भर में मानव विकास की स्थिति, अब दुनिया भर की स्थिति देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो 1990 के बाद से मानव विकास की प्रगति सबसे धीमी रही। जो देश एसडीआई में बहुत आगे है और जो बहुत पीछे है उनके बीच की असमानता लगातार चौथे साल बढ़ी है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में एआई से जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं एआई को लेकर इस रिपोर्ट में क्या खास बातें बताई गई हैं। एआई कौशल का विस्तार, भारत में खुद से रिपोर्ट किए गए एआई कौशल का विस्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी हमारे यहाँ लोग एआई से जुड़ी नई चीजें तेजी से सीख रहे हैं। वैश्विक एआई सूचकांक, इस इंडेक्स में 36 देशों का मूल्यांकन किया गया और भारत जो है इसमें चौथे स्थान पर था। तो अच्छी बात है। खास बात यह है कि हम इस टॉप 10 में भी शामिल है एकमात्र निम्न मध्यम आय वाले देश हैं। ठीक, प्रतिभा पलायन रोकना, अब भारत के 20% एआई रिसर्चर्स जो हैं वो देश में ही काम कर रहे हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले जीरो लगभग शून्य था 2019 तक। यानी अब हमारे टैलेंटेड लोग देश छोड़कर कम जा रहे हैं। टैलेंटेड लोग, बाकी लोग जा रहे हैं। ठीक है, आंकड़ा देखेंगे तो 2-2.5 लाख लोग हर साल चले जाते हैं। खैर, एआई का वैश्विक प्रभाव क्या है, ग्लोबल इफेक्ट एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। माना जा रहा है कि एआई से नौकरियों और उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऑटोमेशन भी बढ़ेगा। ऑटोमेशन मतलब जो पहले जो काम आदमी लोग कर रहे थे, ठीक है, मतलब कार्यबल कर रहा था, अब उसको एआई करेगा और ऑटोमेशन मतलब अब ऑटोमेटिकली वो काम होगा। ठीक है, तो ऑटोमेशन भी बढ़ेगा जिससे कुछ काम इंसानों से मशीनों की तरफ जा सकते हैं। जो पहले इंसान करते थे मशीन करेंगे। सर्वे में शामिल 61% लोगों ने कहा कि एआई से नौकरियां बढ़ेंगी, जबकि 51% ने ऑटोमेशन बढ़ने की बात भी मानी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट दिखाती है कि एआई के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो हमारे भविष्य के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या, भारत और यूनाइटेड किंगडम का ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं इसको। ठीक, किसके साथ हुआ है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने आखिरकार एक बहुत बड़ा समझौता कर लिया है, मुक्त व्यापार समझौता, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। लगभग 3 साल की लंबी बातचीत के बाद, ठीक है, 2020 में ये स्टार्ट हुआ था,
ऐसे कुछ 21-22 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, खैर तो बहुत लंबी बातचीत चली, 3 साल की लंबी बातचीत चली। उसके बाद जो है हम लोगों ने ये डील कर लिया है, ठीक है, इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ, जो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को एक नया मोड़ देगी। इस समझौते की मुख्य बातें क्या है वो भी जान लेते हैं। टैरिफ में कमी, भारत को लगभग 99% टैरिफ लाइंस पर टैरिफ में छूट मिलेगी, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। अभी दोनों देशों के बीच लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। प्रोफेशनल्स का आना जाना आसान होगा। अब निवेशक, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होने वाले कर्मचारी और उनके परिवार, और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के लिए एक दूसरे के देश में काम करना आसान हो जाएगा। दोहरा अंशदान अभिसमय, जो भारतीय वर्कर अस्थायी रूप से यूके में काम कर रहे हैं, अस्थायी रूप से, ठीक है, उन्हें और उनके एम्प्लॉयर्स को 3 साल तक यूके में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा। ठीक है, अगर अस्थायी रूप से आप वहां पे काम करते हैं तो आपको देना पड़ता है, एक सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, जो अब नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, युवाओं के लिए अवसर, इससे यूके की डिजिटल सेवाओं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलेगा। निर्यात के अवसर, कपड़ा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स और जैविक रसायन जैसे सेक्टरों के लिए निर्यात के मौके बढ़ेंगे, ठीक है, इंडिया से, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ेगी। सेवाओं का लाभ, आईटीज और वित्तीय सेवाओं जैसे सेक्टरों में नए अवसर और नौकरियां पैदा होंगी। अन्य फायदे क्या है? गैर टैरिफ बाधाएं दूर होंगी और बेहतर नियम कायदों को बढ़ावा मिलेगा। अब एफटीए होता क्या है वो भी जान लेते हैं। मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है? एफटीए एक ऐसा समझौता होता है जो 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच व्यापार में आने वाली रुकावटों को कम या खत्म करने के लिए किया जाता है, जिससे व्यापार आसानी से हो सके। अभी भारत के जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, आसियान जो देश है, मलेशिया जैसे देशों के साथ एफटीए है ऑलरेडी। ठीक, तो इन देशों के नाम आप याद रखिएगा, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, आसियान देश, मलेशिया। ठीक है, तो एफटीए में, अब इसमें शामिल हो गया यूके। एफटीए में आमतौर पर सामान और सेवाओं का व्यापार शामिल होता है, लेकिन इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नीति जैसे विषय भी शामिल हो सकते हैं। ठीक, तो भारत और यूके के बीच ये जो एफटीए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो दोनों देशों के व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही रोमांचक खबर है। गगनयान मिशन, भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी में है। ठीक, तो देखिए, इसरो जो है, यानी हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन पर काम कर रहा था। ठीक है, गगनयान मिशन। हाल ही में इसके पहले मानव रहित टेस्ट व्हीकल एवा, जिसको कहते हैं एवॉर्ट मिशन, ठीक है, एवॉर्ट मिशन, यहां देख सकते हैं, एबॉर्ट डेमो जिसको कहते हैं, डेमो टेस्ट। तो एबॉर्ट मिशन TVD-1 कहते हैं इसको, ठीक, को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसने आगे के परीक्षणों के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर दिया है। इसके बाद दूसरा टेस्ट व्हीकल मिशन यानी TVD-2 होगा और फिर मानव रहित ऑर्बिटल उड़ानें होंगे। ठीक है, पहले मानव रहित मिशन पर एक महिला रोबोट व्योम मित्र गैनाइड जिसको बोला गया, ठीक है, उसको पहले भेजा जाएगा। ठीक, कहाँ? अंतरिक्ष में। गगनयान मिशन का मकसद क्या है? इस मिशन का लक्ष्य है भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना। इसके तहत 3 लोगों के क्रू मेंबर को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। ये मिशन 3 दिनों का होगा और उन्हें सुरक्षित रूप से समुद्र में वापस लाया जाएगा। ठीक है, एक कैप्सूल जैसे इसमें घर में भेजा जाएगा, कैप्सूल होगा, उसमें वो लोग रहेंगे और फिर जब उतारा जाएगा तो उनको समुद्र में उतारा जाएगा। इसलिए क्योंकि बहुत तेजी से जब ऊपर से आता है ना, तो समुद्र ही ऐसा हमारे पास जगह है जहां सुरक्षित लैंड कर सकता है वो, नहीं तो अगर जमीन पे आएगा तो सुरक्षित लैंड करने की मतलब चांसेस कम है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक जो है मारे गए हैं पहले। खैर, गगनयान मिशन के हिस्से क्या क्या हैं? प्रक्षेपण यान मार्क 3, ठीक है, इसको करते हैं LVM-3। पहले इसे GSLV Mk3 कहा जाता था।
ये 3 चरणों वाला रॉकेट है। इसके 3 चरण है। पहला चरण है 2 ठोस ईंधन बूस्टर रॉकेट। ठीक है, ये जो है बूस्टर जो है ये रॉकेट से जुड़ा होता है। दूसरा चरण जो है इसमें 2 विकास मतलब तरल ईंधन इंजन होते हैं। ठीक, 2 तरह के इंजन होते हैं इसमें जुड़े हुए। तीसरा चरण जो है इसमें CE-20 क्रायोजेनिक इंजन होता है, जो ईंधन और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और ऑर्बिटल मॉड्यूल, इसका वजन कितना होता है? 8.2 टन होता है, 8.2 टन। और इसे LVM-3 रॉकेट से पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। इसके 2 मुख्य भाग हैं। क्रू मॉड्यूल, ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने की जगह होगी। ठीक है, वही कैप्सूल जैसा। सर्विस मॉड्यूल, इसमें प्रोफेशंस, ठीक है, प्रोपल्शन, पावर, दूसरे जरूरी सिस्टम, ये सारे चीज लगे होते हैं। ठीक, तो गगनयान मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है, जो हमें अंतरिक्ष में मानव भेजने वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा। तो ये थी आज की सारी खबरें। ठीक है, सारी महत्वपूर्ण खबरें। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सभी विषय आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका धन्यवाद।